नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म, हम लोग ने पहले पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस, अब तक हम लोग ने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस, अब स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अरे देखो हम लोग पहले बचपन में तो ऐसे स्पर्म दिखाते थे कि देखो ये कुछ स्पर्म हो गया जिसका ये हेड है, ये मिडल पीस है और ये टेल है। बट अभी हम लोग बचपन में नहीं रहे, या तो हम लोग ऐसे दिखाते थे ये 3 पीस हो गए, बट अभी ये तो बचपन गया हम लोग का। तो अभी ये हो गया मॉडिफाइड स्ट्रक्चर जो कि आपको इधर देखने मिल रहा है। तो देखो इस केस में दिस इज द हेड, ये पूरा रीजन इधर से लेके इधर तक दिस इज द हेड। फिर बीच में आपको थोड़ा सा छोटा सा एक पोर्शन देखने मिलेगा नेक। फिर ये एक सिलेंड्रिकल पोर्शन होगा मिडल पीस, मिडल पीस के पास दिस इज अ लॉन्ग टेल। ओके, ये हो गया 4 पीसेस में। 4 पीसेस में हम लोग डिवाइड करते हैं दिस होल पोर्शन, वेट, दिस होल पोर्शन फ्रॉम अबव इज हेड। ये पूरा पोर्शन इतना हेड है, बीच में एक छोटा सा नेक, इतना पूरा मिडल पीस, फिर इतना पूरा एंड से, मतलब मिडल पीस के बाद पूरा टेल चालू हो जाता है। एंड टेल इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। ओके, रिमेंबर दिस, जितना स्पर्म का लेंथ रहता है ना उसका डबल, मतलब जितना पूरा टोटल का स्पर्म का लेंथ जितना रहेगा ना उसके आधे से ज़्यादा तो टेल का ही रहता है, लॉन्गेस्ट। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, क्योंकि फ्लैजरल मूवमेंट के कारण स्पर्म आगे बढ़ेगा इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, तो उसी केस में टेल थोड़ा लंबा हो जाता है, और होना भी चाहिए टेल को लंबा। ओके, सो नेक्स्ट नेमिंग करते हैं क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स हमें देखने मिलेंगे इस केसेस में। देखो ये जो पहला ये पर्पल कलर का पार्ट आपको देखने मिल रहा है इधर, दिस इज कॉल्ड द एक्रोजोम। और एक्रोजोम क्या है? गोल्जी अपैरेटस है। अभी जैसे कि नॉर्मल सेल में गोल्जी बॉडी रहता है, गोल्जी बॉडी क्या करता है, गोल्जी बॉडी वैक्यूल्स, गोल्जी बॉडी वैक्यूल सिंथेसाइज करता है विद पैकिंग मटेरियल। गोल्जी का मेन फंक्शन क्या होता है? पैकिंग ऑफ सब्सटेंसेस। पैकिंग ऑफ सब्सटेंसेस मतलब वो वेसिकल्स में क्या ये रखता है, कुछ तो पैक करता है, जैसे कि हार्मोन्स, एंजाइम्स, जो भी। तो एक्रोजोम इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। एंजाइम्स है इसमें, बहुत सारे एंजाइम्स हैं विच वुड हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग। फर्टिलाइजेशन के लिए काम आने वाले हैं आगे जाके, जब भी हम लोग फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे एंजाइम्स काम में आएंगे, जैसे कि जोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स, फिर जोना लेयर को कौन डिजल्व करेगा, हाइलोरानिडेज, ये सब बहुत सारे एंजाइम्स एक्रोजोम में फील्ड है। तो एक्रोजोम इज अ फ्लूइड फील्ड कैविटी, एंजाइम्ड फील्ड है, which is another important question is modified Golgi apparatus। सेल फंक्शन में जब भी हम लोग सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी के अंदर एक्रोजोम बनाता है ये, और इधर पढ़ रहे हैं एक्रोजोम इज अ फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। इंटर रिलेट करके पढ़ोगे तो इजीली रिमेंबर होगा। नेक्स्ट जो आपको ये देखने मिल रहा है इधर, जो मैंने ब्लू से लिखा है, दिस इज द न्यूक्लियस। देखो हर सेल में जो स्ट्रक्चर मिल रहा है ना, जो भी एक सेल में स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि जो भी सेल में मिलता है, डीएनए, न्यूक्लियस मिलेगा, एक्रोजोम मिलेगा, जो हमें गोल्जी बॉडी इधर मिल रहा है। स्पर्म भी क्या एक सेल ही है, स्पर्म इज ऑल्सो अ सेल। तो इसमें भी ऑल सेल्यूलर ऑर्गेनल्स मिलेंगे, बट उन सेल्यूलर ऑर्गेनल्स को ऐसे अरेंज किया है ना तो उसका यही अलग स्ट्रक्चर ही अलग हो गया, बट दिस इज ऑल्सो अ सेल ओनली। तो आप ऐसा मत सोचो कि इसमें कुछ अलग आपको देखने मिलेगा, जो एक सेल में देखने मिलता है वही देखने मिलेगा, बट उनके स्ट्रक्चर और उनके वे ऑफ अरेंजमेंट को ऐसा बना दिया कि ये एक ऐसा अर्थवर्म जैसा दिख रहा है आपको यहाँ पे। ओके, तो ये न्यूक्लियस है विद 23, दिस इज न्यूक्लियस ओवर हियर विद 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर हैप्लॉइड है यहाँ पे। नाउ ये जो येलो कलर का बीच में नूडल दिख रहा है आपको, दिस इज नथिंग बट क्रोमोसोम। ओके, ये क्रोमोसोम हो गया आपका, क्रोमोसोमल मटेरियल, क्रोमोसोम नहीं बोल सकते यार, न्यूक्लियर मैटर हो गया, जो भी अंदर है मैटर। क्रोमोसोम तो इस कंडीशन में नहीं आएगा, क्रोमोसोम्स बाद में जब भी डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम बनते हैं, क्रोमैटिन हो गया वो। ओके, उसके बाद आप देख सकते हो इधर 2 स्ट्रक्चर्स है जिसको मैंने अलग अलग ये किया है। दीज टूज आर सेंट्रियोल्स। इसमें से पहला वाले को प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और दूसरा वाला हो गया डिस्टल सेंट्रियोल। हाँ, ओके, क्या हो गया ना, देखो 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। हमें पता है कि हर सेल में, हमारे एनिमल सेल में, प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल नहीं होता है, एनिमल सेल में क्या होता है ना, सेंट्रियोल देखने मिलेगा आपको। सेंट्रियोल जो सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। अभी सेंट्रियोल
इसमें दो सेंट्रियोल ऐसे अरेंज्ड है, कैसे देखो, हर सेल में तो एक सेंट्रियोल होता ही है, हर सेल में एक सेंट्रियोल होता है विच इज हेल्प्स इन सेल डिवीजन। तो इसमें क्या हो गया ना, और हमें पता है सेल चैप्टर में ही जब भी फ्लैजिला पढ़ते हैं हम लोग, फ्लैजिला, फ्लैजिला और सीलिया, फ्लैजिला और सीलिया में क्या होता है ना, फ्लैजिला और सीलिया का बेसल बॉडी, जिधर से फ्लैजिला सीलिया ओरिजिनेट होता है इन अ सेल, बेसल बॉडी इज सेंट्रियोल। तो स्पर्म में दो सेंट्रियोल कैसे आया सर, आपने बोला कि अभी सेल के जितने स्ट्रक्चर होंगे वो स्पर्म में प्रेजेंट होंगे, तो हाँ सेल के जितने स्ट्रक्चर है स्पर्म में प्रेजेंट है। कैसे देखो, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल वो सेंट्रियोल है जो हर सेल में, एनिमल सेल में होगा ही फॉर डिवीजन। ये डिस्टल सेंट्रियोल क्या है, डिस्टल सेंट्रियोल इज द बेसल बॉडी फॉर द फ्लैजिला, दिस इज द बेसल बॉडी ऑफ अ फ्लैजिला। द टेल क्या है, टेल एक्ट्स लाइक अ फ्लैजिला। एक बैक्टीरियल सेल में जो फ्लैजिला अराइज होता है फ्रॉम सेंट्रियोल, ये वही है जो डिस्टल सेंट्रियोल से ओरिजिनेट होता है। तो आप देख सकते हो डिस्टल सेंट्रियोल से ही ये जो टेल वाला पार्ट है एक्सोनिमा, जो मैंने रेड कलर में इसको इधर किया है, एक्सोनिमा जो कि कोर है, वो ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम डिस्टल सेंट्रियोल। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल सेल सेंट्रियोल का काम होता है डिवीजन, सेल डिवीजन में ये हेल्प करेगा, सेल डिवीजन में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हेल्प करेगा और डिस्टल सेंट्रियोल बेसल बॉडी बनाता है। तो समझा दो सेंट्रियोल कैसे आए इसमें, और दो सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल वाला न्यूक्लियस के पास है, प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमल का मतलब क्या है, पास में, डिस्टल मतलब डिस्टेंस में है, तो प्रॉक्सिमल न्यूक्लियस के पास कौन है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होगा ना, ये न्यूक्लिक मैटर, ये एक्रोसोम के एंजाइम्स तो सब चले जाएंगे, मतलब पेनिट्रेट करने में ही, जोना पेलुसिडिन सब एंजाइम्स काम कर करके एक्रोसोम तो खत्म, फिर न्यूक्लिक मैटर और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एग के साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा। देखो क्या होता है ना, एक सेल का सेंट्रियोल, एक सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है एक सेल में, तो जो भी सेंट्रियोल हमारे पास है वो सब अपने फादर का ही आया है सेंट्रियोल। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ही एक सेल में जाएगा, तो जाइगोट में जो सेंट्रियोल होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन वुड बी द सेंट्रियोल ऑफ द फादर विच कम्स फ्रॉम द स्पर्म। तो आप देख सकते हो सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ जितना भी अभी हमारे बॉडी में जितना भी सेंट्रियोल है वो सब आया है अपने फादर से। तो पैटर्नल इनहेरिटेंस इन केस ऑफ सेंट्रियोल, तो पैटर्नल इनहेरिटेंस इन केस ऑफ सेंट्रियोल। तो आप देख सकते हो सेंट्रियोल के केस में सिर्फ और सिर्फ पैटर्नल इनहेरिटेंस देखने मिलेगा। मैटरनल इनहेरिटेंस किधर देखने मिलेगा, और एक बात बता दो, मैटरनल इनहेरिटेंस अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। जैसे कि हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो नेक पोर्शन में दो सेंट्रियोल मिल गए, एक हो गया प्रॉक्सिमल विच हेल्प इन सेल डिवीजन ऑफ द जाइगोट। तो जाइगोट में जो भी क्लीवेज होगा, फर्स्ट क्लीवेज, सेकेंड क्लीवेज, ब्लास्टोमियर बनेगा, ग्रेस्टुलेशन होगा, आगे जो भी प्रोसेस होगा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल नहीं होगा तो वो एब्सेंट हो जाएगा प्रोसेस। तो सेल डिवीजन में मतलब जाइगोट के क्लीवेज में मेन रोल होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का, ओके, क्योंकि एक सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है इसीलिए। नेक्स्ट, अभी ये जो हम लोग ने ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर्स देखा है स्पाइरली अरेंज, दिस आर द माइटोकॉन्ड्रियाज, इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज्ड अराउंड द, मतलब जो ये बेसल बॉडी निकला है, बेसल बॉडी जो मतलब ये जो टेल का पार्ट निकला है, तो उसके चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल स्ट्रक्चर में अरेंज्ड है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं नेबनकर्न लाइक स्ट्रक्चर। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे नेबनकर्न स्ट्रक्चर बोलते हैं क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया जनरली जितने समझो हर सेल से हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द सेल, क्योंकि हमें स्पर्म में ज़्यादा मूवमेंट चाहिए, तो ज़्यादा मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट के लिए ज़्यादा एनर्जी, तो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हो गए। बट ये माइटोकॉन्ड्रिया को क्योंकि स्पर्म के स्ट्रक्चर को पतला बनाना है तो उसको हम लोग ने स्पाइरली अरेंज कर दिया। तो स्पाइरली अरेंज करने पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रियल अरेंजमेंट, ओके। तो ये हो गया मिडल पीस। अभी ये जो लाइनिंग है ऑफ द स्पर्म इज ये है, ये जो अपना सेल मेम्ब्रेन है, नॉर्मल सेल का आउटर लिमिटिंग स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन, ये तो कुछ है नहीं, जो ब्लू कलर का आउटर मोस्ट ब्लू कलर का पार्ट है वो सेल मेम्ब्रेन है। ये जो हो गया ये टेल विच हेल्प्स इन द
क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, मेन मूवमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करेगा, मूवमेंट ये होगा, मूवमेंट होगा टेल में, टेल के फ्लैजिलर मूवमेंट से ही स्पर्म आगे बढ़ेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी कैसे प्रोवाइड करेगा, सीमेन में फ्रक्टोस है, फ्रक्टोस किधर से आया, सेमिनाइल वेसाइकल के सिक्रीशन से, सेमिनाइल वेसाइकल के सिक्रीशन में फ्रक्टोस है, फ्रक्टोस को माइटोकॉन्ड्रिया यूज करेगा इन रेस्पिरेटरी पाथवे, रेस्पिरेटरी पाथवे से यूज करेगा तो एटीपी कंज्यूम, एटीपी जनरेट करेगा, एटीपी वुड बी यूज्ड बाय द टेल टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस हो गया, टेल यूज कर लिया, फ्लैजिलर मूवमेंट के कारण स्पर्म आगे बढ़ेगा इन द सेल। ओके, तो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। और एक बात, अभी मैंने जब बोला कि फर्टिलाइजेशन के बाद इतना पार्ट अंदर चला जाएगा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और न्यूक्लिक मैटर साइटोप्लाज्म में चला गया, बट माइटोकॉन्ड्रिया तो गया ही नहीं अंदर, ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला मिडल पीस उस एक्स साइटोप्लाज्म में गया ही नहीं। तो मैटरनल इनहेरिटेंस इज सीन इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब जनरल नॉलेज, ये सब पूछा नहीं जाता है, बट याद रखोगे तो क्या जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व होगा आगे जाके। तो पैटर्नल इनहेरिटेंस इन केस ऑफ सेंट्रियोल, क्योंकि सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ पेरेंट मतलब अपने फादर का ही हमारे अंदर आता है। और माइटोकॉन्ड्रिया किधर से आएगा फिर, जाइगोट में सर, जाइगोट में माइटोकॉन्ड्रिया, जो मदर के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है वही माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास है। तो अभी हमारे सेल में, हर एक सेल में बॉडी के जितना भी सेंट्रियोल है वो सब फादर से आया है, और जितना भी माइटोकॉन्ड्रिया है वो सब मदर से आया है। तो समझा, मैटरनल इनहेरिटेंस कैसे याद रखोगे, एम से मैटरनल इनहेरिटेंस, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, एम से माँ, बस ये याद रख लो, एम से मैटरनल इनहेरिटेंस, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, एम से माँ, और पैटर्नल इनहेरिटेंस सेंट्रियोल। अगर आपको ये सब याद रहा ना तो आपको प्रॉक्सिमल कौन सा है, डिस्टल कौन सा है, ये याद रह जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज याद करने का क्या कारण है, जो हमें जो नॉलेज एग्जाम में चाहिए वो अच्छे से याद हो जाए। तो इन दिस केस दिस इज द सिनेरियो। ओके, और एक बात इसके अंदर ही आप ऐड कर लो कि ना, और एक क्या होता है ना कि हर इजैक्यूलेशन में, एवरी इजैक्यूलेशन वी रिलीज 2 to 3 ml ऑफ सीमेन, हर इजैक्यूलेशन में 2 to 3 ml ऑफ सीमेन। और पर ml, 1 ml में कितना होता है, 100 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। तो हर इजैक्यूलेशन में 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स हो गए पर इजैक्यूलेशन। तो 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स पर इजैक्यूलेशन है, ओके, ड्यूरिंग अ सिंगल कॉइटस। इन 200 to 300 में से ना, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी रेट कैसा है, एनसीईआरटी में दिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए एटलीस्ट 60% ऑफ, मतलब 200 to 300 मिलियन स्पर्म, इतना तो रिलीज हो गया, क्वांटिटी तो हो गया, इनमें से क्वालिटी कितना होना चाहिए, 60% स्पर्म शुड हैव नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए। 60% शुड बी ऑफ नॉर्मल शेप एंड साइज, और उनमें से एटलीस्ट 40% शुड हैव विग्रस मोटिलिटी। तभी जाके फर्टिलिटी, दिस इज अ फर्टिलिटी क्राइटेरिया, फर्टाइल रहने का क्राइटेरिया क्या है, 60%। 200 to 300 मिलियन स्पर्म तो रिलीज हो रहे हैं, क्वांटिटी तो है, बट उसमें क्वालिटी क्या आना चाहिए, 60% शुड हैव नॉर्मल शेप और 40% शुड हैव विगरस मोटिलिटी। तो क्या होगा ना, वेन डायग्राम के हिसाब से अगर देखोगे, देखो इतना पूरा स्पर्म रिलीज हो गया, उनमें से 60% हो गए नॉर्मल शेप के, 40% होंगे, सॉरी 40% हो जाएंगे ऑफ विगरस मोटिलिटी। फिर जो ये ओवरलैपिंग रीजन है ना, यही कैंडिडेट, मतलब यही स्पर्म्स पहुंचेंगे ओवम तक जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी के काबिल होंगे फर्टिलाइजेशन करने के। तो ये ओवरलैपिंग रीजन वाले स्पर्म्स ही पहुंचेंगे, बाकी स्पर्म्स तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे वजाइना में जाके। तो वो होगा 60% शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी होना चाहिए, 40% शुड हैव विगरस मोटिलिटी फॉर द फर्टिलिटी। तो ये याद रखना। और एक